Hello dear students, very good morning to you all. So आज का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास है. आपने शायद हमारे प्रीवियस सेशन से एक चीज समझ में आया होगा कि हम बैक टू बैक जो सीरीज ऑफ डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसीज, इस टॉपिक के हम लोग वर्कअप कर रहे हैं. आप देखिए इस पॉइंट में डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में अभी तक हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग दी डिफरेंट फीचर्स ऑफ द अल्ट्रासोनोग्राफी. मीन्स अल्ट्रासोनोग्राफी का क्या रोल होता है प्रेगनेंसी के अंदर. उसके बाद हमने डिस्कस किया था आगे की तरफ अल्ट्रासोनोग्राफी से जो डायग्नोज होती हैं या कुछ और कार्डियक एनोमलीज या फिर कुछ ओवरऑल फीटल एनोमलीज के बारे में. फीटल एनोमलीज में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग दी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. उसके अलावा हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग दी डाउन सिंड्रोम. किस चीज के बारे में? डाउन सिंड्रोम के बारे में. डाउन सिंड्रोम के रिलेटेड जो भी हमारे पास कुछ टेस्ट थे, टेस्ट किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, लाइक वी वर डिस्कसिंग रिगार्डिंग दी बायोफिजिकल बायोकेमिकल मार्कर्स, रिगार्डिंग दी डबल मार्कर, रिगार्डिंग द ट्रिपल मार्कर, रिगार्डिंग दी क्वाड्रुपल मार्कर. सो डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया. सो दीज वर टॉपिक्स वर क्लियर फॉर अस. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो था वो आ रहा है रिगार्डिंग दी डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ट्राइमेस्टर के अनुसार. तो गाइस आज के इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी के अंदर कौन कौन से डिफरेंट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या क्या डायग्नोसिस हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं या क्या क्या चीजें हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं. तो देखिए चलिए इनके बारे में बात करते हैं. यहां पे मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर डायग्नोसिस कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या कॉमन सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव चीजें हम लोग पिकअप कर सकते हैं, जिनके बारे में हम लोगों को कंप्लीटली डिस्कशन यहां पर करना है. सबसे पहले लाइक एक पॉइंट आता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर डायग्नोसिस. फर्स्ट ट्राइमेस्टर डायग्नोसिस ऑलराइट. इसके अलावा हमने हमारे प्रीवियस सेशन में कुछ और चीजें भी डिस्कस की थी रिगार्डिंग दी सम इन्वेजिव प्रोसीजर्स. इन्वेजिव प्रोसीजर्स में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग दी एमनियोसेंटेसिस, कोलोसेंटेसिस, कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग. वो चीज प्लीज आप लोग जरूर याद रखना. द मोस्ट एसेंशियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. उनके बारे में एग्जाम में रिपीटेडली बार बार अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग मोड से क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं. फाइन, चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर डायग्नोसिस की. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डायग्नोसिस में हमारे पास सबसे पहले है अमीनोरिया. ऑलराइट, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सा डायग्नोसिस? सबसे पहले हमारे पास जो सब्जेक्टिव डाटा है वो है अमीनोरिया का. गाइज फीमेल विल गो फॉर द यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट ओनली एंड ओनली विद वन कंप्लेंट, दैट इज अमीनोरिया. तो फीमेल को सबसे पहले कैसे पता चलेगा कि दैट शी इज कंसीव्ड या शी इज प्रेग्नेंट? शी विल बी नोइंग थ्रू दी अमीनोरिया. अमीनोरिया का क्या मतलब होता है? अमीनोरिया का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. अमीनोरिया का क्या मतलब होता है? अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर अब्सेंट है दैट शी मे बी कंसीव्ड या शी मे बी एक्सपेक्टिंग ए बेबी. ऑलराइट, तो अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. नाउ दिस अमीनोरिया इज सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया. ऑलराइट, चलिए तो सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया. एक दूसरा वाला सपोज कीजिए प्राइमरी फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया भी होता है. प्राइमरी फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया उसको कहते हैं जहां पर फीमेल लाइक वी कैन से बिफोर द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले, जिस फीमेल में मेनार्की स्टार्ट नहीं हुआ और उससे पहले अगर सपोज वहां पर अमीनोरिया होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं होते, तो वो प्राइमरी में आ जाता है. किसमें आता है? प्राइमरी में. और ये कौन सा होगा? सेकेंडरी. सेकेंडरी वर्ड मैंने क्यों यूज किया कि प्रीवियसली देयर वाज मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल्स थे, बट नाउ किसी कारणवश अब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं है. जैसे एग्जांपल बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की वजह से अब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं है. तो ये हो गया सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल अमीनोरिया. अब आपको यहां पर एक और पॉइंट याद रखना है कि अमीनोरिया विल कंटिन्यू throughout the pregnancy. Amenorrhea will continue throughout the pregnancy and
ड्यूरिंग दी exclusive ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड। ओके, तो मैंने क्या डिस्कस किया? अमीनोरिया विल कंटिन्यू थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी में कंटिन्यू रहता है अमीनोरिया। उसके बाद और आगे कब तक, मतलब पहले पूरी प्रेगनेंसी, मान लीजिए 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी है या 9 मंथ 10 डेज का प्रेगनेंसी है, उस पीरियड में, प्लस उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग का जो पीरियड होता है उस पीरियड में भी। ब्रेस्ट फीडिंग क्या पूरे पीरियड में अमीनोरिया रहेगा फीमेल को? नॉट लाइक दैट, ड्यूरिंग दी स्पेशली लाइक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड, जब मदर केवल और केवल अपने बेबी को फीडिंग करवा रही है, बेबी ऊपर से कुछ भी रिसीव नहीं करता है, मीन्स मदर इज प्रोवाइडिंग वेरी फ्रिक्वेंट फीडिंग, लाइक वी कैन से एवरी 1 आवर या एवरी 1.5 आवर, हर 1 से 1.5 घंटे में मदर अपने बेबी को फीडिंग करवा रही है, तो वहां पर सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो अब्सेंट रहेंगे एटलीस्ट फॉर अनदर 5 to 6 मंथ तक। ऑलराइट, तो ये है अमीनोरिया। यहां पे प्रेगनेंसी के पीरियड में अमीनोरिया होने का क्या कारण है? प्रेगनेंसी के पीरियड के दौरान अमीनोरिया का रीजन ये होता है कि जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा रिलीज एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। तो ये कारण है, जब प्लेसेंटा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को इनफ अमाउंट में या इनफ वॉल्यूम में जब रिलीज कर रहा है, तो द प्रेगनेंसी के अंदर अगर सपोज ये दोनों हार्मोन है, तो वहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं आ सकते, मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं हो सकती। इसका कारण ये भी आप ऐसे समझ सकते हो कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का, फीमेल को जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आते हैं, जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है उसका कारण क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ड्यू टू द डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो अब यहां पे कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया है, प्लेसेंटा आ गई है, तो हार्मोन्स का तो डेफिशिएंसी हो ही नहीं सकता। अगर डेफिशिएंसी नहीं हो सकता तो हार्मोन का लेवल जब तक हाई रहेगा तब तक वहां पर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं हो सकती। दैट्स इट। तो ये स्टोरी हो गई किससे रिगार्डिंग दी अमीनोरिया। नाउ यही अमीनोरिया से रिलेटेड एक और पॉइंट मुझे याद आया। देखिए, अमीनोरिया तो होता है पूरे प्रेगनेंसी में, बट कुछ फीमेल्स के अंदर, स्टिल इन फ्यू फीमेल्स क्या हो सकता है, दे मे हैव स्लाइट ब्लीडिंग, लाइक मैं कह सकता हूं मिनिमम स्पॉटिंग, जिसको हम प्लेसेंटल साइन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, इस पॉइंट पे हम बात करते हैं। इन फ्यू फीमेल्स in few females there may be spotting, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, वेरी मिनिमम ब्लीडिंग। इन फ्यू फीमेल्स देर मे बी स्पॉटिंग अप टू 12 वीक्स। तो मैंने क्या लिखा? इन फ्यू फीमेल्स देर मे बी स्पॉटिंग अप टू दी 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ऑलराइट, तो वहां पर उनके 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो सकता है? स्पॉटिंग्स, मतलब कुछ हल्का ब्लीडिंग हो सकता है, विच इज कॉल्ड प्लेसेंटल साइन। उसको किस नाम से जानते हैं? प्लेसेंटल साइन के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, तो गाइज प्लेसेंटल साइन को अगर हम डिफाइन करें तो ये प्लेसेंटल साइन क्यों होता है? प्लेसेंटल साइन इज ड्यू टू फ्यूजन ऑफ डेसिडुआ कैप्सुलरिस and decidua parietalis. All right, so due to the fusion of decidua capsularis and parietalis, which further
together form decidua spongiosum। ज्यादा लोड लेने की इसमें जरूरत है नहीं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हम लोग प्लेसेंटा पढ़ रहे थे या प्लेसेंटल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वहां पे अंडर द पॉइंट ऑफ डेसिडुआ, डेसिडुआ के अंडर में हमने इन सब नामों के बारे में पढ़ा था। ऑलराइट गाइस, अब चलिए इस मुद्दे के ऊपर हम लोग थोड़ी सी दोबारा बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया, मान लीजिए जो प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम होता है, उस प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम लेयर को यहाँ पर डेसिडुआ नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? डेसिडुआ, डेसिडुएट लेयर जिसको हम कहते हैं। फाइन, ये जो डेसिडुआ है, मान लीजिए यहां पे इंप्लांटेशन हुआ, मतलब इस एरिया में ऐसे कोरियोनिक विलेज प्रेजेंट हैं, सब कुछ जो भी होना है प्लेसेंटा का यहां पर काम होना है। अब इस जाइगोट के चारों तरफ या इस एम्ब्रियो के चारों तरफ भी एक लेयर है, इस लेयर का नाम है डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और जो बाकी एंडोमेट्रियम है यूट्रस की, जिसके ऊपर कोई इंप्लांटेशन नहीं है, उसका नाम है डेसिडुआ पेराइटेलिस। तो गाइज आपको समझ में आया, डेसिडुआ कैप्सुलरिस का मतलब जो एम्ब्रियो की चारों तरफ कैप्सूल बनाती है, तो ये कैप्सूल हो गया बाहर की तरफ, इसलिए इसका नाम रख दिया गया कैप्सुलरिस। जो पेराइटेलिस थी वो रिमेनिंग लेयर थी एंडोमेट्रियम की, इसका नाम हो गया पेराइटेलिस। अब क्या होगा, ये जो फीटस या जो एम्ब्रियो है ये धीरे धीरे अपनी साइज को क्या करेगा, बड़ी करेगा। तो साइज जब बड़ी होगी लाइक दिस, तो लाइक दिस, सो व्हाट हैपेंस, ये जो डेसिडुआ कैप्सुलरिस होता है ये धीरे धीरे पेराइटेलिस के साथ में फ्यूज हो जाता है। तो जो यहां पर जो पेराइटेलिस थी ये धीरे धीरे पेराइटेलिस यहां तक आ गई, इस एरिया तक पेराइटेलिस आ गई। तो व्हाट हैपेंस, तो डेसिडुआ और कैप्सुलरिस और जो पेराइटेलिस थी उन दोनों लेयर्स का आपस में क्या हो गया, व्हेन द एम्ब्रियो और व्हेन द एमनियोटिक कैविटी इंक्रीज इन द अमाउंट, एमनियोटिक कैविटी इंक्रीज इन द साइज, व्हाट हैपेंस, कैप्सुलरिस पेराइटेलिस दोनों फ्यूज हो जाती हैं, चिपक जाती हैं एक दूसरे के साथ में और एक नई लेयर का निर्माण करती हैं जिसका नाम है स्पोंजियोसम। तो जब उन दोनों का आपस में फ्यूजन होता है तो दोनों लेयर्स में जो ब्लड वेजल्स होती हैं वो रप्चर होती हैं, बिकॉज एक लेयर और दूसरी लेयर डेफिनेटली उनको ब्लड सप्लाई तो होगा। जब उनकी लेयर्स आपस में नजदीक आती हैं तो कैपिलरीज जो ऑलरेडी प्रेजेंट है इनके इनसाइड में, इनके अंदर के एरियाज में, वो रप्चर होंगी एंड इट विल लीड टू दी ब्लीडिंग, जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटल साइन। तो ये बेसिकली फ्यूजन के कारण होने वाला स्लाइड ब्लीडिंग था। फाइन, बट इसको भी हमेशा हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, वी शुड मॉनिटर इट, हमें इसको मॉनिटर करना चाहिए कि कहीं पर ये थ्रेटन्ड अबॉर्शन तो नहीं है। सो ऑलवेज क्रॉस चेक। मैंने आप लोगों को लाइक आने वाले सेशन में पढ़ाऊंगा, जब हम लोग अबॉर्शन पढ़ेंगे वहां पर वार्निंग साइन के रूप में या वार्निंग हेमरेज के रूप में मैं वहां पर आपको बताऊंगा कि कभी भी प्रेगनेंसी के अंदर वार्निंग हेमरेज को कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। वार्निंग हेमरेज का मतलब मिनिमम, इवन मिनिमम टू मिनिमम स्लाइट ब्लीडिंग, स्लाइट टू स्लाइट ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइनल ट्रैक्ट, उसको भी हमें कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा प्लेसेंटल साइन। तो प्लेसेंटल साइन में हमने क्या देखा, ये जो दोनों पेराइटेलिस और जो कैप्सुलरिस लेयर थी, जब इनका आपस में फ्यूजन हो गया तो इनकी कैपिलरी जो रप्चर होने से जो हल्का सा ब्लीडिंग हुआ था उसका नाम था प्लेसेंटल साइन। और जब दोनों लेयर्स आपस में फ्यूज हो गई तो एक ही लेयर जैसी बन गई, लाइक दिस ए सिंगल लेयर, जिसका नाम है डेसिडुआ स्पोंजियोसम। ऑलराइट, तो गाइज हमने अभी तक पढ़ा है अमीनोरिया के बारे में, और अंडर द अमीनोरिया ही हमने एक पॉइंट पढ़ा था प्लेसेंटल साइन। अब हम एक और पॉइंट पढ़ते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, दैट इज दी मॉर्निंग सिकनेस। देखिए अमीनोरिया तीनों ट्राइमेस्टर में प्रेजेंट रहेगा, फर्स्ट सेमेस्टर, ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, इवन इन दी थर्ड ट्राइमेस्टर और इवन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड ऑल्सो। अब बात करते हैं मॉर्निंग सिकनेस की। तो मॉर्निंग सिकनेस का मतलब यहां पर क्या है, मॉर्निंग सिकनेस का मतलब है नोजिया एंड वॉमिटिंग, इट इज दी नोजिया एंड वॉमिटिंग while arising from the bed in the early morning.
Okay. So guys, nausea and vomiting in the nausea and vomiting while arising from the bed. कब? While arising from the bed, जब मदर मॉर्निंग में उठता है या मॉर्निंग में उठती है, सॉरी, when she get up in the morning hours, what happens? Like जैसे ही थोड़ा बहुत बॉडी मूवमेंट्स करती हैं, she used to do her daily chores, what will happen? She start having the nausea या she start having the vomiting. उसी को हम क्या कहते हैं? मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं. तो मैंने क्या लिखा? नोजिया एंड वॉमिटिंग. तो मेजोरिटी ऑफ द फीमेल, अराउंड 50% ऑफ फीमेल या 60% ऑफ द फीमेल, दे विल हैव दी नोजिया. उनको क्या होता है? नोजिया होता है. ओनली हार्डली सम 20% फीमेल दे मे हैव दी वॉमिटिंग. अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ द फीमेल्स को क्या होता है? नोजिया होता है. कब होता है? व्हेन दे गेट अप फ्रॉम दी बेड. और इवन दिस नोजिया नॉट ओनली इन द अर्ली मॉर्निंग. ये नोजिया अर्ली मॉर्निंग में ही नहीं होता. इट विल कंटिन्यू थ्रू आउट द डे. इट विल कंटिन्यू थ्रू आउट द डे. ये था रिगार्डिंग मॉर्निंग सिकनेस. क्यों होता है मॉर्निंग सिकनेस? तो देखिए, मॉर्निंग सिकनेस इज ड्यू टू increasing trend of, it is due to the increasing trend of beta HCG relax the cardiac sphincter of esophagus. All right, beta HCG relax the cardiac sphincter of esophagus, which leads to regurgitation and nausea. तो मैंने यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट आपको लोगों के लिए कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि मॉर्निंग सिकनेस होता क्यों है. व्हाई देयर इज अ मॉर्निंग सिकनेस. मॉर्निंग सिकनेस का ये कारण है गाइस, देखिए जो बीटा एचसीजी है उसका लेवल, अगर मैं हार्मोन्स के लेवल की बात करूं तो सबसे पहले इंक्रीज होना शुरू होता है. बीटा एचसीजी कहां से रिलीज होता है? सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट, जो आउटर सेल मास है उसकी बाहर की लेयर रिलीज करती है. फर्दर आगे चल के प्लेसेंटा भी इसको कंटिन्यू टू रिलीज. फाइन. ये बीटा एचसीजी क्या काम करता है? जो कार्डियक स्पिंचर होता है, द लोअर इसोफेजियल स्पिंचर, उसको रिलैक्स करता है. बीटा एचसीजी की और कौन हेल्प करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो भी हेल्प करता है बीटा एचसीजी की टू रिलैक्स द मसल टोन ऑफ, टू डिक्रीज द मसल टोन ऑफ कार्डियक स्पिंचर. जो लोअर इसोफेजियल स्पिंचर है उसकी मसल टोन को, उसकी पावर को कम कर देता है. तो उससे क्या होगा? जो जीआई कंटेंट है, स्टमक के कुछ भी कंटेंट है, वो बार बार रिगर्जिटेट होते हैं. किधर की तरफ? मुंह की तरफ. तो फीमेल को क्या होता है? नोजिया या कई बार पायरोसिस, जिसको हम हार्ट बर्न करते हैं, वो फील होता है. क्लियर है? फाइन. ये थी स्टोरी रिगार्डिंग दी नोजिया. इसमें एक और पॉइंट, मॉर्निंग सिकनेस सबसाइड बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर. तो मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है? ये सबसाइड हो जाता है. मॉर्निंग सिकनेस कब सबसाइड हो जाता है? बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर. फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड होते होते ये पूरा का पूरा सेटल डाउन हो जाता है. ऑल राइट. एक और चीज, बट इन फ्यू फीमेल्स it may continue throughout pregnancy. कुछ फीमेल्स बहुत ही लाइक एक्सेप्शनल केस होते हैं, कम केस होते हैं, जहां पर जो मॉर्निंग सिकनेस होता है वो पूरी प्रेगनेंसी में कंटिन्यू रहता है. ऑलराइट. जैसे सपोज इसके अलावा भी मैं अगर बात करूं, जैसे एग्जांपल मोलार प्रेगनेंसी के अलावा अगर हम बात करें ट्विन प्रेगनेंसी, तो ट्विन प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी, इन दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है? सीवियर नोजिया एंड वॉमिटिंग. जो नोजिया और वॉमिटिंग होता है वो ज्यादा होता है. कौन सी सिचुएशन के अंदर? ड्यूरिंग दी मोलार प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग दी ट्विन प्रेगनेंसी. ये दो कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें नोजिया एंड वॉमिटिंग फीमेल को ज्यादा होता है.
कारण इन दोनों ही सिचुएशन में बीटा एचसीजी का जो लेवल होता है वो ज्यादा होता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी के बजाय इन सिचुएशंस में बीटा एचसीजी का लेवल जो है वो एडवांस है, एक्स्ट्रा है, ज्यादा है। इस कारण से वहां पर फीमेल को नोजिया एंड वॉमिटिंग है वो भी एक्सट्रीम हो रहा है। अगर किसी फीमेल को नोजिया एंड वॉमिटिंग, स्पेशली मैं बात करूंगा वॉमिटिंग की, इफ इट इज इन द वेरी एक्सेसिव अमाउंट, या बहुत ही फ्रिक्वेंटली अगर किसी को नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है, एक ऐसा वॉमिटिंग जो बार बार मदर की डे टू डे लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, डे टू डे लाइफ को डिस्टर्ब करने के साथ साथ अगर नोजिया लाइक हम ऐसा कह सकते हैं लाइक इट इज कोजिंग द सीवियर डिहाइड्रेशन इन द मदर, तो उन सिचुएशंस में क्या होगा, हम कंडीशन का नाम देंगे हाइपर एमेसिस ग्रेविडोरम। क्या नाम देंगे? हाइपर एमेसिस ग्रेविडोरम। तो गाइज हाइपर एमेसिस ग्रेविडोरम के बारे में आपको क्या समझ में आया? हाइपर एमेसिस ग्रेविडोरम के बारे में नाम है हाइपर। गाइज एमेसिस का मतलब होता है वॉमिटिंग, एमेसिस का मतलब क्या होता है? वॉमिटिंग। ग्रेविडोरम का मतलब ग्रेविडा मतलब प्रेगनेंसी की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से किसी को बहुत ज्यादा या एक्सेसिव वॉमिटिंग होना हाइपर एमेसिस ग्रेविडोरम कहलाता है। और हाइपर एमेसिस ग्रेविडोरम में फीमेल को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? डिहाइड्रेशन की। किस चीज की? डिहाइड्रेशन की। बिकॉज जो भी कंटेंट होता है, जो भी फ्लूइड है बॉडी का, वो तो वॉमिटिंग से क्या हो गया? बाहर आ गया। एंड नाउ शी इज इन दी डिहाइड्रेशन स्टेज या हाइपोवोलीमिया स्टेज। फाइन। तो गाइज ये था हमारा मॉर्निंग सिकनेस से रिलेटेड डायग्नोस्टिक पॉइंट। ओके, इसके बाद लाइक हमारा पॉइंट क्लियर हुआ अमेनोरिया, अमेनोरिया के बाद में प्लेसेंटल साइन। नेक्स्ट हमारा अभी पॉइंट क्लियर हुआ मॉर्निंग सिकनेस। अब हम बात करेंगे, देखिए हाँ एक और चीज गाइस मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। मॉर्निंग सिकनेस अगर किसी फीमेल को ज्यादा फील होता है, या सपोज देखिए मॉर्निंग सिकनेस डेफिनेटली प्रेगनेंसी में हर फीमेल को डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है। मतलब सपोज मॉर्निंग में मदर ने उठ के लाइक कुछ भी खाया हो, या अपने डे टू डे लाइफ में सपोज किसी मदर को मीठा पसंद हो, किसी को कुछ और डाइट पसंद हो, सपोज शी हैड द डाइट एंड इमीडिएटली अनदर 10 to 15 मिनट्स में वॉशरूम में जाके पूरा का पूरा जो जीआई कंटेंट है वो बाहर गया, मतलब जो भी जीआई के अंदर स्टमक में जो भी खाया था सारा वोमिट हो गया। ऑब्वियसली इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि मॉर्निंग सिकनेस इज रियली वेरी डिस्टर्बिंग टू दी फीमेल। ऑलराइट। और अगर बहुत ज्यादा वोमिटिंग होता है तो वो फीटस की ग्रोथ को भी डिस्टर्ब करता है, बेबी को आईयूजीआर हो सकता है उसकी वजह से, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। नाउ एज ए नर्स, इफ यू फील दैट समवन मे आस्क यू दैट हाउ टू प्रिवेंट दिस नोजिया एंड वोमिटिंग, या हम क्या कर सकते हैं नोजिया एंड वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए, तो हम मदर को एडवाइस दे सकते हैं लाइक दिस, एडवाइस द मदर to take more amount of carbohydrate food products and decrease the fatty foods, more amount of carbohydrate foods and decrease the fatty foods. All right. कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स में हम लोग क्या एडवाइस कर सकते हैं, जैसे टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट। फाइन। तो ऐसी चीजें हम लोग मदर को क्या कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं कि शी कैन टेक लाइक दिस टोस्ट, शी कैन टेक द ब्रेड, शी कैन टेक द बिस्किट्स, दीज आर द हाई कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स, बट शी शुड अवॉइड दी फैटी फूड्स। गाइस फैटी फूड्स जो होते हैं दे इजीली रिलैक्स कार्डियक स्पिंटर, ये बहुत इजीली कार्डियक स्पिंटर को क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिससे क्या होगा, ज्यादा रीगर्जिटेशन होगा। ऑलराइट। तो मदर को एडवाइस देना है कि उससे प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है, शी हैज टू टेक मोर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स रेदर देन दी फैटी फूड्स। ऑलराइट।
Now, the fourth subjective data which we receive from the mother during the diagnosis of pregnancy, that is increased urgency and frequency of urination. Increased urgency and frequency of urination. It means that, इसका मतलब क्या हुआ, mother will have very frequent urge to void. तो मदर को बार बार क्या होगा, ऐसा अर्ज होगा कि that she need to void, means she wanted to go for urination. इसका रीजन क्या होगा, again and again she will visit to the washroom. All right, तो बार बार अर्ज क्यों हो रहा है मदर को, किस चीज के लिए, वॉइड करने के लिए, वो चीज हमें यहां पर पढ़ना है. तो गाइज ये चीज प्रेगनेंसी में स्पेशली नोटिस होती है, स्पेशली लाइक मदर को बहुत ज्यादा ये डिस्टर्ब भी करती है, स्पेशली इन द नाइट टाइम. शी हैज टू अवेक इन एवरी आवर to just the void. Already she is tired because of the pregnancy, because of the nausea and some other conditions, and now again she has to go to the washroom again and again to void. तो चलिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. तो मैंने लिखा है increased urgency and frequency of urination. तो नॉर्मल फीमेल जितना void करने जाएगा उससे भी 3 गुना या 4 बार, 4 times she need to go to the washroom for the voiding. इसका रीजन, it is due to congestion of bladder by mucus. It is due to the congestion of bladder by the mucus, which leads to decrease ब्लैडर कैपेसिटी. तो आपने क्या समझा यहां पर, मैंने क्या लिखा है, इट इज ड्यू टू द कंजेशन ऑफ ब्लैडर. ब्लैडर का क्या हो जाना, कंजेशन हो जाना. ब्लैडर का कंजेशन क्यों, बिकॉज उसमें म्यूकस ज्यादा भरने लग जाती है, बाय दी म्यूकस, विच लीड्स टू डिक्रीज ब्लैडर कैपेसिटी. ऑलराइट, म्यूकस क्यों वहां पर बहुत ज्यादा कंजेशन हो रहा है, increased mucus is due to हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. तो आपको अगर पूछे कोई कि ब्लैडर के अंदर म्यूकस ज्यादा कंजेशन क्यों हुआ, तो सिंपल सा रीजन था, जो ब्लैडर होता है वहां पर म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा देता है. कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. तो बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन द ब्लैडर इज हैविंग एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन. ऑलराइट, नेक्स्ट वन. इसके अलावा वहां पर इंक्रीज अर्जेंसी का दूसरा कारण, ये तो पहला कारण, दूसरा रीजन ड्यू टू प्रेशर ऑफ बल्कि यूट्रस. मतलब जिस यूट्रस में आप कंसेप्चुअल प्रोडक्ट अगर है तो ऑब्वियसली वो ब्लैडर तो हैवी होगा, सॉरी वो यूट्रस तो हैवी होगा. बल्कि यूट्रस कह सकते हैं, बल्कि मतलब जिसके अंदर सपोज लाइक कुछ ना कुछ मास हो जो लटक रहा हो, आप आगे की तरफ मान लीजिए धीरे धीरे प्रेशर डाल रहा हो, लाइक दिस हम ऐसा कह सकते हैं. मान लीजिए ये ब्लैडर है, ऑलराइट, एंड दिस इज द यूट्रस. Now what happens, because of the pregnancy or because of the bulky uterus, what happens, this uterus is like this. Fine. So this uterus start to give pressure on the bladder. Bladder पर जब प्रेशर पड़ेगा तो अर्जेंसी भी ज्यादा होगी, सेंसेशन भी ज्यादा फील होंगे. So due to the pressure of bulky uterus on the bladder. Fine. ये एक और रीजन है. एक और तीसरा रीजन भी हम ऐसा मान सकते हैं, due to increase plasma volume, which increase the
GFR। मैंने फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द प्रेगनेंसी में आपको पढ़ाया था, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द प्रेगनेंसी में GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो कि 125 ml पर मिनट थी, वो बाद में प्रेगनेंसी में बढ़ के 175 ml पर मिनट हो जाती है। इसका मतलब यूरिन जो है उसका फिल्ट्रेशन, मतलब जो ब्लड है उसका फिल्ट्रेशन फास्ट हो रहा है, किसके द्वारा? किडनी के द्वारा। तो जब यूरिन ज्यादा जब ब्लड ज्यादा फिल्टर होगा, ब्लड ज्यादा जाएगा किडनी के पास में, तो ऑब्वियसली किडनी यूरिन भी ज्यादा बनाएगा। फाइन। तो ड्यू टू द इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम इट इंक्रीज द GFR एंड फर्दर इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है किसके बारे में? रिगार्डिंग दी इंक्रीज अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ऐसा क्या होता है या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि फीमेल के अंदर यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, या दे विल इंक्रीज द अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। नाउ तो ये हमारा एक पॉइंट था, वो क्लियर हुआ। गाइस, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रहता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम हो जाता है, बट थर्ड ट्राइमेस्टर में इट विल स्टार्ट टू रीअपियर। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर से स्टार्ट होता है। तो अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने कहा था अमीनोरिया, वो तीनों ट्राइमेस्टर में मौजूद रहता है। जब मैंने बात की थी मॉर्निंग सिकनेस की, तो मैंने कहा वो स्पेसिफिकली मेनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रहता है, कुछ फीमेल्स को छोड़ के। बात करते हैं अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी की, तो अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में अपीयर होते हैं। फाइन। अब नेक्स्ट इज लॉस ऑफ एपिटाइट, मीन्स फीमेल में हैव दी एनोरेक्सिया। गाइज, यहां पे लॉस ऑफ एपिटाइट का क्या कारण है? लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब है ड्यू टू इंक्रीज प्रेगनेंसी हार्मोन, ड्यू टू मॉर्निंग सिकनेस, या हम ऐसा कह सकते हैं ड्यू टू प्रेगनेंसी डिस्टर्बेंसेस, प्रेगनेंसी फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। एक और रीजन हम लिख सकते हैं ड्यू टू डिक्रीज GI मोटिलिटी। ये GI मोटिलिटी कम क्यों हुई? ये काम भी दोबारा किसने कर दिया? प्रोजेस्टेरोन ने। ये काम भी किसने किया? प्रोजेस्टेरोन ने। तो गाइस, फीमेल में हैव द एनोरेक्सिया, ये इनिशियल वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में होता है, आगे चल के सही हो जाता है। तो लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब जो एनोरेक्सिया है उसका रीजन क्या है? प्रेगनेंसी हार्मोन्स हैं। प्रेगनेंसी हार्मोन्स डेफिनेटली मदर की मेटाबॉलिक डिमांड्स को चेंज करते हैं। तो प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से, उसके अलावा फीमेल को ऐसा लगता है कि अगर उसने कुछ लिया, इफ शी टेक समथिंग एल्स शी विल हैव दी वॉमिटिंग, तो बेटर वो क्या काम करेगी? शी विल ट्राई टू अवॉइड द फूड। तो रीजन लिख दिया मैंने, मॉर्निंग सिकनेस। नेक्स्ट मैंने आपको बताया ड्यू टू द प्रेगनेंसी फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। प्रेगनेंसी फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस के अंदर यहाँ पर काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे लाइक बॉडी चेंजेस या चेंज ऑफ द पोस्चर ऑफ द मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, या हम ऐसा कह सकते हैं कॉन्स्टिपेशन या हेमरोइड्स की प्रॉब्लम। तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो प्रेगनेंसी में चेंज हो जाती हैं। मदर के अंदर जो मेंटल स्टेटस है वो भी प्रेगनेंसी में चेंज होता है। ऑलराइट, अगला है ड्यू टू द डिक्रीज GI मोटिलिटी। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये क्या काम करता है? ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम करता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डिक्रीज करता है। और ड्यू टू द डिक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, द फीमेल मे हैव द कंप्लेन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। She may complain for the constipation. All right, guys. So these are the basic things related to the loss of appetite. ये चीज भी किसमें होता है? This subjective data also appear in the first trimester of the pregnancy. All right.
अब रिलेटेड टू द ब्रेस्ट चेंजेस की जब हम बात कर रहे थे, तो ब्रेस्ट टेंडरनेस, pricking sensation, breast tenderness, pricking sensation, colostrum at 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो कोलेस्ट्रम का मैंने बोला है 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी देयर विल बी अपीयरेंस ऑफ कोलेस्ट्रम इन द मदर। ऑलराइट गाइस, तो मैंने यहां पर ब्रेस्ट टेंडरनेस में मतलब देयर विल बी टेंडरनेस अराउंड द ब्रेस्ट, टेंडरनेस के अलावा प्रिकिंग सेंसेशन द मदर में, स्पेशली ये दोनों चीजें ब्रेस्ट टेंडरनेस एंड प्रिकिंग सेंसेशन दे आर वेरी कॉमन इन दी प्राइमरी ग्रेविडा मदर, प्राइमरी ग्रेविडा मदर। ऑलराइट फाइन। इसके अलावा मैंने कहा कोलेस्ट्रम, ओके देखिए 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, व्हेन द मदर रीच टू दी 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तो 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन सब का जो भी हार्मोनल लेवल होता है वो एक बार फिर से रिवाइज होता है, और उधर से एचसीजी का जो लेवल होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, उसका लेवल एकदम से डाउन ट्रेंड में चला जाता है। कौन से टाइम पे? 12 वीक के आसपास। 12 वीक पे सडनली देयर द लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन विल इंक्रीज। प्रोलैक्टिन का लेवल एक बार थोड़ा सा इंक्रीज होता है, दैट लीड्स टू द रिलीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल। उसकी वजह से फीमेल के ब्रेस्ट में से रिलीज होता है एक थिक येलोइश कलर का फ्लूइड, थिक येलोइश फ्लूइड, जिसको हम क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। धीरे धीरे ये कोलेस्ट्रॉल वापस डिसअपियर हो जाता है, और अगर हम 15 से 16 वीक के ऊपर बात करें तो वहां से ब्रेस्ट में से एकदम से स्लाइट हल्का वाटरी येलोइश फ्लूइड रिलीज होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि वाटरी येलोइश फ्लूइड विल बी रिलीज अराउंड 15 टू 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे जो बेसिकली थिक फ्लूइड रिलीज हो रहा है, उस थिक फ्लूइड का क्या नाम है? दैट इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रॉल। रियल कोलेस्ट्रॉल कब रिलीज होता है? रियल कोलेस्ट्रॉल रिलीज होता है प्रेगनेंसी के बाद में, मतलब लेबर के बाद में, जब हम बेबी को फीड करवाते हैं। बेबी को शुरुआती फर्स्ट 24 आवर्स के पीरियड के अंदर हम जो फीड करवाते हैं, शुरुआती 2 से 3 दिनों तक हम लोग फीड करवा रहे हैं, वो जो बेसिकली थिक फ्लूइड आता है, हम उसको बोलते हैं रियल कोलेस्ट्रॉल। हम उसको क्या कहते हैं? रियल कोलेस्ट्रॉल। ये एक आप ऐसा कह सकते हो एक तरीके से सूडो कोलेस्ट्रॉल, या एक थोड़ी सी एक बार हार्मोनल का इम्बैलेंसेस हुआ, उसकी वजह से ब्रेस्ट में से जो फ्लूइड रिलीज हुआ, उसको भी आप क्या कह सकते हो? कोलेस्ट्रॉल कह सकते हो। तो आई थिंक दैट द वर्ड कोलेस्ट्रॉल इज क्लियर फॉर एवरीवन नाउ। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कुछ हमने पढ़ रखा है इस टॉपिक के बारे में, मैं डिटेल में डिस्कशन बिल्कुल नहीं करूंगा। तो गाइस डायग्नोसिस के अंदर हम लोग सब्जेक्टिव डाटा में ये चीजें भी रख सकते हैं, रिप्रोडक्टिव साइंस। तो गाइस रिप्रोडक्टिव साइंस के अंदर बेसिकली जैक्यूमर या चैडविक साइन, ओसेंडर साइन, पामार साइन, हेगार साइन, गुडल साइन, ओके। तो गाइज ये कुछ रिप्रोडक्टिव साइंस होते हैं दैट अपीयर्स ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। ओके, तो गाइज इनके बारे में अगर मैं डिटेल में डिस्कशन की बात करूं तो हमने फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ द प्रेगनेंसी पढ़ा था। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ द प्रेगनेंसी में हमने ईच एंड एवरी रिप्रोडक्टिव जो साइन थे उनके बारे में हमने कंप्लीटली डिस्कशन किया था। ऑलराइट, तो रिप्रोडक्टिव साइंस के बारे में दोबारा रिपीटेशन ऑफ द टास्क करने का कोई सेंस नहीं है। आपको दोबारा से अगर सपोज कहीं पर डाउट आता है, सपोज यू कैन रिव्यू बैक दी फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द प्रेगनेंसी, वहां पे मैंने रिप्रोडक्टिव चेंजेस पॉइंट बनाया है आपको, रिप्रोडक्टिव चेंजेस इन द प्रेगनेंसी, वहां पर कंप्लीटली एब्सोल्युटली एक्सप्लेनेशन दिया गया है इन रिप्रोडक्टिव साइंस के बारे में। ऑलराइट, मैंने इनको दोबारा यहां पर इतना सा क्यों एक्सप्लेन किया? मेरा जो पॉइंट एक सिंपल सा था वो ये था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, कौन से ट्राइमेस्टर में?
फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी डिफरेंट साइंस आते हैं, जो भी बेसिकली मदर के सब्जेक्टिव डाटा हैं, उन सब के बारे में हमें एक बार रिवाइंड अप करना। तो उसी कैटेगरी में हमारे पास आए थे दीज ऑल रिप्रोडक्टिव साइंस। यहां पर एक वर्ड आता है पिस्का सेक साइन। क्या चीज है? पिस्का सेक साइन। तो गाइज पिस्का सेक साइन का मतलब क्या होता है? तो गाइज लाइक बहुत ही इजी है ये। पिस्का सेक साइन का मतलब होता है एसिमेट्रिकल लेटरल इंप्लांट, एसिमेट्रिकल इनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस। पहले आप इस वर्ड को समझिए। इट इज दी asymmetrical, it is the asymmetrical enlargement of uterus. Asymmetrical enlargement of the uterus occurs due to the lateral implantation of zygote. So guys, like this, फाइन। आगे चल के फ्यूचर के अंदर ये पिस्का सेक साइन वापस नॉर्मल जैसा भी हो जाता है, बट सम टाइम इट मे कंटिन्यू टू बी लेटरल, सम टाइम इट मे कंटिन्यू टू बी लेटरल, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये सिमेट्रिकल कंडीशन में वापस यूट्रस आ जाता है। वैसे एसिमेट्रिकल इनलार्ज, एसिमेट्रिकल का मतलब ये होता है, एक तो देखिए इस तरीके से कंटिन्यूसली इनलार्ज कर रहा है, और एक देखा थोड़ा सा साइड में अलग से इनलार्जमेंट हो रहा है यूट्रस का, तो एसिमेट्रिकल वर्ड के लिए यूज किया गया है यहां पर पिस्का सेक साइन। ऑलराइट, तो ये चीज शायद क्लियर होगी। और मैंने इसका आपको रीजन भी बताया है, मैंने आपको क्लियर का कारण बताया है कि ड्यू टू द लेटरल इंप्लांटेशन ऑफ द जाइगोट। कहां पर? लेटरल इंप्लांटेशन ऑफ द जाइगोट। देखिए इंप्लांटेशन कहां होता है, मैंने आपको एम्ब्रियोलॉजी में क्लियरली एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको वहां पर बताया था कि इंप्लांटेशन जो होता है वो अपर फंडल पार्ट में होता है, फंडस वाले पार्ट में होता है, मतलब अपर बॉडी पार्ट ऑफ द यूट्रस में, आइदर एंटीरियर और आइदर पोस्टीरियर। मोस्टली वहां पर इंप्लांटेशन जो होता है, मोस्ट ऑफ द इंप्लांटेशन वो एंटीरियर होते हैं। ऑलराइट, अगर लेटरली ऐसे होने लग जाए यूट्रस की वॉल्स पे, तो हम वहां पर क्या होगा? एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट होगा। ओके, अब एक यहीं पे रिप्रोडक्टिव साइंस हमने पढ़े थे, तो वहां पर चले हाथ हम लोग पढ़ लेते हैं रिगार्डिंग दी शेप ऑफ यूट्रस इन शेप ऑफ यूट्रस इन डिफरेंट वीक्स। यूट्रस की शेप अलग अलग वीक्स के अंदर। देखिए एट 6 वीक, एट 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के जब 6 वीक होते हैं तो उस समय यूट्रस विल बी लाइक लुक्स लाइक ए हेन्स एग, लाइक दी हेन्स एग। like this. Next one, at 8 week, at the 8th week of pregnancy, it looks like a cricket ball, like the cricket ball. At 12 week of pregnancy, at the 12th week of pregnancy, it looks like fetal head, like this, fetal head. All right, now at 12 week
या हम ऐसे लिख सकते हैं आफ्टर 12 वीक यूट्रस बिकम abdominal organ। तो गाइज 12 वीक तक, 12 वीक तक जो यूट्रस होता है वो एक पेल्विक ऑर्गन होता है, और उसके बाद में यूट्रस विल बिकम दी abdominal organ। यूट्रस कहां पर एंटर करने लग जाता है? यूट्रस का जो फंडस है वो एंटर कर जाता है, बिकॉज फंडल हाइट तो बढ़ती है, ऑब्वियसली फिटस की ग्रोथ होगी, तो उसकी वजह से वहां पर जब फंडल हाइट बढ़ती है द यूट्रस विल बिकम दी abdominal organ। ऑलराइट, मैंने कितने वीक पे बताया? 12 वीक। ओके फाइन। अब आफ्टर 12 वीक यूट्रस बिकम ग्लोबुलर शेप। तो 12 वीक के बाद में यूट्रस किस शेप में आ जाता है? ग्लोबुलर शेप में आ जाता है। एंड आफ्टर 36 वीक, आफ्टर 36 वीक यूट्रस बिकम स्पेरिकल शेप। तो 36 वीक के बाद में यूट्रस विल बिकम दी स्पेरिकल शेप ऑर्गन। ऑलराइट गाइस, तो ये था रिगार्डिंग द डिफरेंट शेप ऑफ द यूट्रस। इसमें हमने 6 वीक पे हेंस एग, 8 वीक पे क्रिकेट बॉल, 12 वीक पे फीटल हेड को देखा। 12 वीक के बाद में, इमीडिएटली 12 वीक के बाद में हमने देखा यूट्रस विल बिकम, धीरे धीरे यूट्रस विल स्लोली बिकम द ग्लोबुलर ऑर्गन, ग्लोबुलर शेप, ये ग्लोबल शेप की जैसा हो गया। आफ्टर लाइक 36 वीक के बाद में ये जो ग्लोबुलर शेप थी, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द स्पेरिकल शेप ऑफ यूट्रस। तो ये था रिगार्डिंग द शेप ऑफ द यूट्रस इन डिफरेंट प्रेगनेंसी पीरियड। ऑलराइट गाइस, तो अब लाइक हमारे पास रिगार्डिंग दी रिप्रोडक्टिव साइंस जो थे वो हमारे क्लियर हुए। रिगार्डिंग द शेप ऑफ द यूट्रस वो हमारा कंपाउंड क्लियर हो गया। इससे पहले हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द अमेनोरिया, उसके अलावा अमेनोरिया के अलावा मॉर्निंग सिकनेस, इंक्रीज अर्जेंसी एंड फ्रिक्वेंसी के बारे में, एंड रिगार्डिंग दी एनोरेक्सिया के बारे में। गाइज अब हम लोग लाइक फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मोस्ट ऑफ द जो हमारे पॉइंट्स थे वो हमारे क्लियर हो गए। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हम लोगों ने और भी डिस्कस किया था। पहले हमारे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इन द प्रेगनेंसी के पॉइंट में ही आपको फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट में मिलेगा कि हमने वहां पर डिस्कस किया है रिगार्डिंग द फर्स्ट सेमेस्टर अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द अल्ट्रासोनोग्राफी। लेवल 1 अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में भी मैंने वहां पर डिस्कस किया है। क्राउन रम्प लेंथ, मीन सेक डायमीटर, ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने वहां पर आपके साथ शेयर की हैं। तो प्लीज आप उनको भी फर्स्ट सेमेस्टर में इंक्लूड करते हुए उनके बारे में भी आप लोग जरूर पढ़ें। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वन। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट इन प्रेगनेंसी। मैं किसकी बात कर रहा हूं? इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट इन दी प्रेगनेंसी। गाइज एक चीज आपको याद रखना, दीज इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट दे आर बेस्ड ऑन दी, these tests are based on the antigen antibody reaction and they are reliable up to 12 week of pregnancy। तो ये टेस्ट कब तक रिलायबल रहते हैं? these tests are reliable up to the 12 week of pregnancy। गाइज यहीं पर एक टेस्ट आता है, तो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट में एक टेस्ट का नाम है RIA। इसकी फुल फॉर्म है रेडियो इम्यून एसे। क्या नाम है? रेडियो इम्यून एसे टेस्ट। इसके बारे में याद रखना, इट इज द मोस्ट reliable